बोहर्स एटॉमिक मॉडल और इसके पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स तो नोट कीजिएगा, बोहर्स एटॉमिक मॉडल सो कॉल्ड प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम। बोहर्स मॉडल also called planetary model of the atom. Also called planetary model of the atom. Also called planetary model of the atom is based on the following postulates. Is based on the following postulates. Is based on the following postulates. First, a nuclear concept. फर्स्ट है न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट। न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट में लिखेंगे इसके चार पोस्टुलेट हैं। जो बोहर्स मॉडल है इसके चार पोस्टुलेट हैं। पहला है न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट है, एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल एंड मासिव सेंट्रल कोर। एटम consists of a small and massive called nucleus, around which planetary electrons revolve. Around which planetary electrons revolve. Full stop. The centripetal force required for their rotation the centripetal force required for their rotation. The centripetal force required for their rotation is provided by the electrostatic attraction. Is provided by the electrostatic provided by the electrostatic attraction is provided by the electrostatic attraction between the electrons and the nucleus. Between the electrons and the nucleus. तो जो इसका पहला पोस्टुलेट है, मतलब पहला रूल है बोहर्स मॉडल का, तो पहला जो रूल है, पहले रूल में क्या है, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल एंड मासिव सेंट्रल कोर कॉल्ड न्यूक्लियस। एक एटम में एक स्मॉल लेकिन थोड़ा सा वजन होता है, उसमें मासिव होता है, स्मॉल एंड मासिव सेंट्रल कोर, उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। अराउंड विच प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से रिवॉल्व करते हैं जैसे कि प्लैनेट के चारों, प्लैनेट जैसे कि रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ, ठीक है।
The centripetal force required for their rotation is provided by the electrostatic attraction between the electrons and the nucleus. Centripetal force जो है वो कहाँ से मिलती है? वो मिलती है बीच में जो सेंट्रल कोर है वो तो न्यूक्लियस का होता है, और न्यूक्लियस पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज है। तो वो जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है वही उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच कर रखता है, तो उसी को बोलते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स। हम जानते हैं कि सर्कुलर मोशन में अगर ये सेंटर है और इस तरीके से सर्कुलर मोशन हो रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे 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 घूम रहा है, तो मैं ये कहूँगा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर सेंटर की तरफ जो खींचता है ना, जो सेंटर की तरफ ये खींचता है, उस फोर्स को हम बोल देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंटर से दूर की तरफ जब ऑब्जेक्ट जाता है तो उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पर सेंटर की तरफ जो अट्रैक्ट करने वाली फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करेगा? न्यूक्लियस प्रोवाइड करेगा। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ तक क्लियर है इतना? बताइए। यस सर। न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट के बाद में अगला पोस्टुलेट है इसका, वो है क्वांटम कंडीशन। क्वांटम कंडीशन, quantum condition है of all the possible circular orbits allowed by the classical theory of all the possible circular orbits of all the possible circular orbits allowed by the classical theory, the electrons allowed by the classical theory, the electrons are permitted to circulate only in those orbits in which the angular momentum only in those in those orbits only in those orbits in which the angular momentum of an electron in which the angular momentum angular momentum of an electron is an integral multiple of h upon 2 pi, h being Planck's constant. Integral multiple of h upon 2 pi, comma h being Planck's constant. H being Planck's constant. Therefore, for any permitted orbit, therefore, for any permitted therefore, for
permitted orbit or any permitted orbit, L is equal to mvr is equal to mvr is equal to nh upon 2 pi. Is equal to nh upon 2 pi. जो हमारा मोमेंटम है ना, मोमेंटम में अगर जहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट है वहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला जो रेडियस होता है, तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। अगर मोमेंटम में उस रेडियस को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वो एंगुलर मोमेंटम आ जाता है हमारे पास। मोमेंटम में अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है यानी कि जो रेडियस है, अगर उस रेडियल डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं मोमेंटम में तो वो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आता है। अब देखिएगा NH upon 2 pi where H is Planck's constant and 2 pi तो हमारा एंगल है ही 360 डिग्री वाला। where n is equal to 1 3 and like this, n is equal to 1 2 3 like this, ये हो गया। ठीक है, where L m and v are the angular momentum, mass and speed of the electron, where L क्या है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन L, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v है ऑफ इलेक्ट्रॉन, r है radius of the permitted orbit, r है radius of the permitted orbit। radius of the permitted orbit और n है, n is positive integer called principal quantum number। क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर called principal quantum number, positive integer called principal quantum number, called principal quantum number। ठीक है, this equation is Bohr's quantum condition। this equation इसको बोल दीजिए बेटा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 is called Bohr's quantum condition। भैया 1 मिनट वेट करिए बस, 1 मिनट में आ रहा हूँ। ओके सर। This equation is called Bohr's quantum condition। ठीक है, n is equal to mvr is equal to nh upon 2 pi, इसको Bohr's quantum condition बोलते हैं। तो ये बोहर मॉडल का दूसरा है कि दूसरा पोस्टुलेट था। पोस्टुलेट मतलब रूल। उसके बाद देखिए कि थर्ड क्या है, थर्ड है बेटा स्टेशनरी ऑर्बिट्स। इसका पोस्टुलेट इज अबाउट स्टेशनरी ऑर्बिट्स। स्टेशनरी ऑर्बिट्स यहाँ नोट करेंगे स्टेशनरी ऑर्बिट्स में। व्हाइल रिवॉल्विंग इन द परमिसिबल ऑर्बिट्स। परमिसिबल ऑर्बिट्स का मतलब पता है क्या है कि ऐसा नहीं है कि कहीं भी वो रोटेट करने लगेंगे। ये जो ऑर्बिट्स हैं वो परमिसिबल होते हैं, मतलब वो बता रखा हो पहले से ही पता होता है कि इन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे, इसके अलावा कहीं और नहीं करते। तो इसमें आप लिखेंगे व्हाइल रिवॉल्विंग इन द परमिसिबल ऑर्बिट्स
While revolving in the permissible orbits, comma, an electron does not radiate energy. An electron does not radiate energy. While revolving in the permissible orbits, an electron does not radiate energy. Full stop. These non-radiating orbits are called these non-radiating orbits are called stationary. Non-radiating orbits are called stationary orbits. तो हम ये कहते हैं कि ये जो नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स हैं इन्हीं को हम स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोल देते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं ना न्यूक्लियस के चारों तरफ तो वो कुछ जब वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ तो वो कुछ फिक्स ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं वही हमारे परमिसिबल ऑर्बिट्स होते हैं और उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स किसी भी तरीके की एनर्जी रेडिएट नहीं करते इस वजह से हम ये कह देते हैं कि वो जो ऑर्बिट्स हैं वो ऑर्बिट्स भी किसी भी तरीके की एनर्जी रेडिएट नहीं करते तो उन्हीं को हम स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलते हैं ये तीसरा पोस्टुलेट था ये क्लियर है इतना Yes, sir. चौथा पोस्टुलेट इधर लिख रहा हूँ फोर्थ पोस्टुलेट इसमें आप लिखेंगे फ्रीक्वेंसी कंडीशन frequency condition. An atom can emit or absorb radiation in the form of an atom can emit or absorb an atom can emit or absorb radiation in the form of discrete energy photons. Emit or absorb radiation radiation in the form radiation in the form of discrete energy photons in the form of discrete energy photons only when an electron jumps only when an electron only when an electron jumps only when an electron jumps from a higher to a lower orbit jumps from a higher to a lower orbit higher to a lower orbit or from a lower to a higher orbit respectively or from a lower to a higher orbit respectively full stop if E1 and E2 are the energies associated if E1 and E2
are the energies E1 and E2 are the energies associated with these permitted orbits with these permitted orbits then the frequency mu of then the frequency mu of the frequency mu of the emitted or absorbed radiation of the emitted or absorbed radiation is given by h nu is equal to E2 minus E1. H nu is equal to E2 minus E1. This is Bohr's famous frequency condition. This is Bohr's famous frequency condition. Frequency condition क्या है? An atom can emit or absorb radiation in the form of discrete energy photons only when an electron jumps from a higher to a lower orbit or from a lower to a higher orbit respectively. कोई भी जो एटम है वो जो रेडिएशंस है वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और रेडिएशंस को एमिट भी कर सकता है, ठीक है। और किस तरीके से एब्जॉर्ब करेगा या किस तरीके से एमिट करेगा, वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब या एमिट जो है वो करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो हमारा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन वाला जो चैप्टर था, ठीक। अच्छा, और वो कब करेगा? वो तभी रेडिएट करेगा या तभी एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को कि जब वो किसी लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन जंप करता है या हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर जंप करता है तब। तो इन दो केसेस में ही वो या तो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा या इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। If E1 and E2 are the energies associated with these permitted orbits, अगर वो जिस एक लेवल से दूसरे लेवल पर जंप करता है एनर्जी लेवल पर, तो अगर हम ये बोलते हैं कि एक एनर्जी लेवल की एनर्जी E1 है और दूसरे एनर्जी लेवल की जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इवॉल्व करते हैं उसकी एनर्जी E2 है, तो हम ये बोलेंगे then the frequency mu of the emitted or absorbed radiation, emitted radiation की और absorbed radiation की जो frequency है mu, वो किस तरह से गिवन, वो किस तरह से दी जाती है? h nu is equal to E2 minus E1। mu यहाँ पर क्या है? frequency है या तो emitted radiation की या फिर absorbed radiation। this is called Bohr's famous frequency condition। ये बोहर के पोस्टुलेट डायरेक्टली पूछे जाते हैं 4 नंबर के, सीधा सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये चार जो है ना, चारों के चारों पोस्टुलेट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगला नोट करेंगे बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम भी करना है, ये मिटा दूं अगर कर लिया हो तो। ये सर हो गया, ठीक है। अगला है बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, या इधर ही कर देते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसमें लिखेंगे according to Bohr's theory a hydrogen atom consists of a nucleus
a hydrogen atom consists of a nucleus. According to Bohr's theory, a hydrogen atom consists of a nucleus with a positive charge Ze, with a positive charge Ze. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज Ze कैसे हो गया, हम ये देखेंगे कि जो हाइड्रोजन एटम है, जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम का जो भी एटॉमिक नंबर होगा वो क्या हो गया, Z हो गया। ठीक है, तो हमने ये कहा कि अगर कहीं पर भी हम न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना है, न्यूक्लियर चार्ज अगर हम देखना चाहते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, Z/E, ये होता है न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी अ हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस विद अ पॉजिटिव चार्ज Ze। किसी भी केस में हम ये देखेंगे तो Z क्या है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज स्मॉल e है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो स्मॉल e है, तो z इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होगा, z इंटू ई। z इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज हो जाएगा z इंटू ई। ठीक है, इसके बाद आगे नोट करेंगे, एट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज माइनस ई according to Bohr's theory, a hydrogen atom consists of a nucleus with a positive charge Ze and a single electron a single electron and a single electron with charge minus e which revolves around it, minus e which revolves around it, which revolves around it in a circular orbit of radius small r. In a circular orbit of radius small r. ठीक है, here Z is the atomic number and for hydrogen यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, for hydrogen Z is equal to 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। फिर the electrostatic force of attraction between the nucleus, therefore the electrostatic force of attraction between the electrostatic force of attraction between the nucleus and the electron is between the nucleus and the electron is, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसे निकाली जा सकती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालने का तरीका वही कूलम्ब्स लॉ जो होता है, F is equal to K into Q1 Q2 upon R square। तो अगर मैं एक हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ तो हाइड्रोजन एटम में एक तो न्यूक्लियस है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसमें, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक नंबर जितना होगा उतने ही तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसमें। तो हमने ये कहा कि यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो किसके बीच में होगा, न्यूक्लियस के बीच में और एक इलेक्ट्रॉन के बीच में। ठीक है, तो
the electrostatic force of attraction between the nucleus and the electron is, ये हो जाएगा F is equal to K Q1 Q2 upon R square. R क्या होता है? रेडियस ऑफ द ऑर्बिट. K Q1 Q2 upon R square. फिर हम कहेंगे F is equal to K Q1 क्या है? आप कहेंगे किस किस के बीच में लग रहा है यहाँ पर फोर्स? एक तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अलावा इलेक्ट्रॉन के बीच में. तो न्यूक्लियस पर चार्ज कितना है? यहाँ पर लिख दिया था. न्यूक्लियस पर चार्ज है Zd और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है -e, जिसमें नेगेटिव तो सिर्फ ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जबकि सिर्फ E ही लिखने की जरूरत है, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे. तो Q1 कितना हो गया? न्यूक्लियस पर चार्ज Zd, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना? E अपॉन R स्क्वायर. तो F is equal to K into Zd square upon R square. Zd square upon R square. फिर एक छोटा सा डायग्राम बनाइएगा. ये बीच में न्यूक्लियस है. एक ही ऑर्बिट होगा क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट पर रिवॉल्व करेगा. तो एक इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिएगा. यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है. यहाँ ये किसी भी पोजीशन पर अगर सर्कुलर पाथ में कोई भी चीज, नॉट ओनली इलेक्ट्रॉन, सर्कुलर पाथ में अगर कोई भी चीज मूव कर रही होती है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है, किसी भी इंस्टेंट पर अगर वेलोसिटी निकाली जाती है तो वो किस डायरेक्शन में होती है? टेंजेंशियल डायरेक्शन. तो v हो गई इसकी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में. ये बीच में जो डार्क हमने डॉट दिख रहा है, ये क्या है? ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस और न्यूक्लियस पर चार्ज कितना है? प्लस का Zd. और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है, यही तो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट होता है, इसको बोल देते हैं स्मॉल r. ठीक है. और इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का मास है स्मॉल m. ठीक है. अब नोट करेंगे आगे. आगे नोट करेंगे. आगे है टू कीप द इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट. To keep the electron in its orbit, the centripetal force on the electron must be equal to electrostatic attraction. Must be equal to electrostatic attraction. Therefore, ये कहते हैं कि दो तरीके की फोर्सेस लग रही हैं. एक तो हम ये कहेंगे कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ताकि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कौन लगा रहा है? न्यूक्लियस ही तो लगा रहा है अंदर की तरफ, इलेक्ट्रॉन को खींच के रख रहा है अंदर की तरफ. तो वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि सेंटर की तरफ लगने वाला जो फोर्स होता है वही तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है.
तो सेंटर की तरफ खींचने वाला जो फोर्स है, जो यहाँ पर इस केस में न्यूक्लियस ही तो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अंदर की तरफ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv² r और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा kz² r²। अब यहाँ पर एक r से एक r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो mv² आ गया kz² r। इस r को यहाँ ले आओ, mv² को नीचे ले जाओ, तो r क्या हो गया kz² a/z²/mv²। यहाँ पर इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशंस हो गई फर्स्ट और सेकंड। उसके बाद हम कहेंगे बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इज, बोहर्स क्वांटम कंडीशन बोलो या क्वांटाइजेशन कंडीशन बोलो, बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम इज, तो जो क्वांटाइजेशन कंडीशन थी वो क्या थी, L = mvr = nh/2 पाई। ठीक, तो वो लिखिएगा L = mvr, L = mvr = nh/2 पाई। एक काम करिए, यहाँ से r की वैल्यू निकाल लीजिए, गाइस दैट r की वैल्यू क्या हो जाएगी, mv नीचे चला जाएगा, r = nh/2 पाई mv। nh/2 पाई mv, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। तो बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन से एक तो r की वैल्यू निकाली और दूसरा यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कंपेयर करके r की वैल्यू निकाली। तो इक्वेशन नंबर 2 में भी r की वैल्यू आ रही है, इक्वेशन नंबर 3 में भी r की वैल्यू आ रही है, तो मैं बोलूंगा इक्वेटिंग 2 और 3, इक्वेटिंग 2 एंड 3, सेकंड और थर्ड दोनों को इक्वेट कर देंगे और इक्वेट करके इस तरफ कर रहा हूँ। इक्वेटिंग का मतलब क्या है कि भाई दोनों ही इक्वेशन r के लिए तो इक्वल है, तो दोनों को बराबर कर देंगे बिकॉज़ बोथ आर इक्वल टू r। ये क्या हो जाएगा kz²/mv² k z²/mv² is equal to nh/2 pi mv, nh/2 pi mv। यहाँ पर एक v से एक v कट गया, m से m कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और मैं बोलूंगा v is equal to v into nh is equal to 2 pi k z², ये z²। अब यहाँ से nh को नीचे ले जाओ, v is equal to 2 pi k z²/nh। ठीक है, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। अब लिखेंगे यहाँ substituting the value of v in equation 3। ये जो v की वैल्यू आई है इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, पुट कर दूंगा कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 3 में। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे, ये जो v की वैल्यू आई है, ठीक है, रखिएगा।
R is equal to यहाँ पर केवल ये V बचा नीचे, तो NH अपॉन 2 पाई N को तो अलग लिख लो, NH अपॉन 2 पाई N को तो अलग लिख लिया, ठीक है। और यहाँ डिनोमिनेटर में B बचा, डिनोमिनेटर में B का मतलब क्या हो गया 1 अपॉन B, 1 अपॉन B का मतलब क्या हो गया इस B का रेसिप्रोकल, यानी कि NH ऊपर आ जाएगा और ये पूरी टर्म नीचे आ जाएगी, ये ऐसे हो जाएगा NH अपॉन 2 पाई K ZE स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा NH इंटू NH क्या हो गया M स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई क्या हो गया 4 पाई स्क्वायर M K Z E स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर M K Z E स्क्वायर। इसको बोलिए जैसे ये वाली इक्वेशन नंबर 4 थी, तो इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 5। क्लियरली अब लिखेंगे क्लियरली radii of the permitted orbits are proportional, clearly radii of the permitted orbits are proportional, radii of the permitted orbits are proportional to n square and increase in the ratio proportional to n square and increase in the ratio of 1 is to 4 is to 9 is to 16 is to dot. ठीक है, इस तरीके से। क्यों? क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि जो परमिटेड ऑर्बिट है, ऑर्बिट यानी कि मैं हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ, तो उसका जो ऑर्बिट है, उसका ऑर्बिट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर के। n क्या है? n है नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी कि पहला ऑर्बिट तो n स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर हो गया, 1 स्क्वायर मतलब 1, या फिर अगर n की वैल्यू 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4, n की वैल्यू 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9, n की वैल्यू 4 लेंगे तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16। तो ये इस रेशियो में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं इसको n को, तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इस रेशियो में प्रोपोर्शनल है। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, उसके बाद नोट करिएगा द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट ऑर्बिट the radius of the innermost orbit of the hydrogen atom called Bohr's radius the hydrogen atom called Bohr's radius can be determined by putting z is equal to 1, can be determined by putting z is equal to 1
and n is equal to 1 in equation 5. Z is equal to 1 and n is equal to 1 in equation 5 and denoted by R naught, and it is denoted by R naught, and it is denoted by R naught. Therefore, R naught is equal to n की जगह 1 डाल दिया, 1 का स्क्वायर इनटू h स्क्वायर क्या है, चलिए h स्क्वायर लिख दीजिए अभी तो फिलहाल, 1 स्क्वायर इनटू h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m a z की जगह 1 डालो और e स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज डाल दीजिए यहाँ पर। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 into 10 की पावर -34, 6.63 into 10 की पावर -34 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, मास क्या है 9.11 into 10 की पावर -31, ये होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसकी वैल्यू होती है 9 into 10 की पावर 9, 9 into 10 की पावर 9